यूजीसी एक्ट 2026 यूजीसी ने एससी एसटी छात्र छात्राओं के ऊपर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में हो रहे अत्याचार और भेदभाव को रोकने के लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं। वो नियम क्या है, इस पर आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे जिन रिपोर्ट्स की पड़ताल में पता चला कि किस तरह से हायर एजुकेशन संस्थान जैसे आईआईटीज हुए, एम्स हुए, आईआईएम हुए, यहाँ पर भी किस तरह से छात्रों से भेदभाव किया जाता है उनकी जाति के आधार पर। आपको इस वीडियो में कुछ कहानियां भी बताएंगे उन दलित छात्रों की, उन एसटी समाज के छात्रों की जिनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव हुआ, विभत्स घटनाएं हुई। इन सबको इस वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन ये सारी बातें अधूरी हैं इन 3 कहानियों के बिना जो चेहरे हमारे पीछे आपको नजर आ रहे हैं। इनकी कहानी अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यूजीसी एक्ट 2026 कितना जरूरी था ये आप समझ नहीं पाएंगे। पहला चेहरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा रोहित वेमुला का, दूसरी है पायल तड़वी और तीसरे हैं दर्शन सोलंकी। तीनों हायर संस्थान में पढ़ रहे थे और दुख की बात यह है कि ये तीनों जातिगत भेदभाव के शिकार हुए और आज हमारे आपके बीच में नहीं है। पहली कहानी है रोहित वेमुला की। रोहित वेमुला की आत्महत्या ने पहली बार शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को उजागर किया और किसी उच्च संस्थान की जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली है उसको सवालों के कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। देखिए, रोहित वेमुला अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के एक कार्यकर्ता थे और जुलाई 2015 में इनकी एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक स्थानीय नेता से कुछ वैचारिक मतभेद होता है और झड़प ये हो जाता है। एबीवीपी भाजपा का ही एक स्टूडेंट विंग कहा जाता है। ये मतभेद इतना आगे बढ़ता है कि दोनों में विवाद होता है और इसका दोषी माना जाता है कॉलेज प्रशासन के द्वारा रोहित वेमुला को। बात यह भी खुलकर सामने आई कि उस वक्त कॉलेज प्रशासन के ऊपर भाजपा के कुछ मंत्रियों द्वारा दबाव दिया गया और उस दबाव के चलते कॉलेज प्रशासन ने रोहित वेमुला को मिलने वाली 25,000 की जो फॉलोशिप थी महीने की, इसको रोक दिया। इतना ही नहीं, रोहित वेमुला को हॉस्टल से भी निकाला गया और इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि हॉस्टल में नहीं जा सकते, ये कैंटीन में नहीं जा सकते, इनकी लाइब्रेरी एक्सेस को रोक दिया गया। रोहित वेमुला के ऊपर ही इनके परिवार की जिम्मेदारी थी और इनको जो फेलोशिप मिलती थी 25,000 रुपए की, इसी से वो घर खर्च भी चलाते थे। अब यहाँ एक तस्वीर नजर आ रही, यहाँ पर रोहित वेमुला और उनके कुछ साथी हैं जो गद्दा वगैरह लिए और रोहित वेमुला अंबेडकर जी की फोटो लिए हाथ में कॉलेज कैंपस में घूम रहे हैं। इसके बाद रोहित वेमुला ने कॉलेज के ही कैंपस में अपना एक टेंट लगाया और उसको नाम दिया वेली बड़ा। वेली मतलब बड़ा मतलब बहिष्कार, कि हमारा बहिष्कार कर दिया और इनको इस तरीके से कई महीने तक रहना पड़ा। अब रोहित वेमुला का मेंटल स्टेटस जो था वो धीरे धीरे बिगड़ रहा था क्योंकि उनके ऊपर दबाव था परिवार का, उनको फेलोशिप जा चुकी थी, कॉलेज में एक्सेस नहीं था और इसी तरह से कॉलेज कैंपस के अंदर वो टेंट लगा करके रह रहे थे। एक दिन क्या होता है कि रोहित वेमुला अपने एक दोस्त के रूम में खुद को खत्म कर लेते हैं एक फंदे से लटक करके। रोहित ने खुद को खत्म करने से पहले एक नोट में लिखा कि माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, मेरा जन्म ही एक जानलेवा अनहोनी है। अगला केस है डॉक्टर पायल तड़वी का। डॉक्टर पायल तड़वी का ये केस मेडिकल जगत में, मेडिकल संस्थानों में पल रहे जातिगत व्यवस्था को उजागर करके गया। डॉक्टर पायल तड़वी मुंबई की BYL नायर अस्पताल में गायनोकोलॉजी की 2य वर्ष की छात्रा थी और 12 मई 2019 को अपने ही हॉस्टल के कमरे में इन्होंने खुद को खत्म कर लिया। डॉक्टर पायल तड़वी एसटी समुदाय से आती थी। अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में खुद के लिए सीट हासिल की। अपने परिवार की ये पहली महिला डॉक्टर थी। पायल ने अपनी जान लेने से पहले 3 डॉक्टरों हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर कोटा वाला कहकर चिढ़ाया जाता था। उनके सीनियर उन्हें अन्य छात्रों और मरीजों के मामले में अपमानित करते थे। उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए घंटों खड़ा रखा जाता था और OT ऑपरेशन थिएटर में सीखने के अवसरों से वंचित किया जाता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये डॉक्टरों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी थी। पायल की मां ने आरोप लगाया कि पायल ने अस्पताल प्रशासन और विभाग के प्रमुख से इस उत्पीड़न की शिकायत कई बार की, लेकिन कोई
कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। पायल तड़वी की मृत्यु के बाद उनके मोबाइल से उनकी सुसाइड नोट की तस्वीर मिली। उस नोट में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उन्हें उनके प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में प्रताड़ित किया जा रहा और उन्हें काम सीखने नहीं दिया जा रहा। तो ये डॉक्टर पायल तड़वी की कहानी है, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर के एक मेडिकल संस्थान में जाती हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगी और मरीजों की सेवा करूंगी। लेकिन अफसोस कि इस जातिगत व्यवस्था के चलते डॉक्टर पायल तड़वी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगली कहानी है 18 वर्षीय दर्शन सोलंकी की। दर्शन सोलंकी अहमदाबाद के एक दलित परिवार में जन्मे, वहां पढ़ाई की और अपनी मेहनत के बदौलत इन्होंने दाखिला लिया IIT बॉम्बे की। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के आखिरी एग्जाम के बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। दर्शन के परिवार और छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि दर्शन को कैंपस में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। परिवार का कहना था कि जब उनके दोस्तों को पता चला कि दर्शन आरक्षित श्रेणी SC से आते हैं तो उनका व्यवहार बदल गया। उनसे उनकी JEE रैंक पूछी गई और उन्हें कमतर महसूस कराया गया। तो ये 3 कहानियां थी जिनको जानना बेहद जरूरी था UGC एक्ट 2026 को समझने से पहले। अब देखिए UGC एक्ट 2026 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें मूलतः यह है कि ये सिर्फ छात्रों पर ही नहीं, शिक्षकों पर और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर, मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में भी है तो उसमें, मतलब चपरासी से लेकर के कोई एडमिनिस्ट्रेशन तक है या शिक्षक तक है, सबके ऊपर UGC एक्ट 2026 जो है ये लागू होगा। इस एक्ट के तहत हर शिक्षण संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC को बनाना अनिवार्य होगा। इसको बनाना अनिवार्य होगा और इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा कि अगर कोई भेदभाव की शिकायत आती है तो EOC इसकी जांच करे। इस EOC में इक्विटी कमेटी बनेगी। इस इक्विटी कमेटी में OBC, SC, ST, दिव्यांग और महिलाएं भी होंगी, ताकि किसी भी शिकायत की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो। ऐसा ना हो कि भाई इसमें सिर्फ सारे SC, ST समुदाय के लोग हों, ताकि जो जांच हो वो निष्पक्ष ना हो सके। मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया कि किसी फला स्वर्ण छात्र ने मेरे ऊपर कुछ जातिगत टिप्पणी की है, किसी तरह का भेदभाव किया हो, तो ऐसा ना हो कि इसमें सिर्फ SC, ST हो पूरी इस कमेटी में, और ये जो जांच है ये एक तरफा जांच हो, या फिर इसमें ऐसा ना हो कि SC, ST ना हो, सारे जनरल कैटेगरी के लोग हों, ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष ना हो पाए। तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है SC, ST, OBC, दिव्यांग, महिलाएं, इनका प्रतिनिधित्व भी होगा और जनरल कैटेगरी के भी प्रतिनिधित्व इसमें होगा। कहा गया है कि संस्थानों को 24 घंटे चलने वाली इक्विटी हेल्पलाइन और जरूरत पड़े तो इक्विटी स्क्वाड का भी गठन करना होगा। इसके अलावा शिकायत प्रक्रिया ऐसा नहीं कि कई सालों तक लटकी पड़ी है, 15 दिन के अंदर ही इस शिकायत प्रक्रिया को खत्म करना होगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बने ताकि शिकायत किया जा सके। ईमेल या लिखित रूप में भी शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। यदि मामला गंभीर है तो पुलिस को भी सूचना दी जानी चाहिए। अब कोई जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसको सजा क्या मिलेगी? उसमें सजा है कि संस्था के प्रमुख, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, दोषी छात्र या कर्मचारी पर संस्थान के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे, जिसमें चेतावनी, रिजल्ट रोक देना या संस्था से निकाल देना भी शामिल है, मतलब उसको बर्खास्त किया जाता है। यहाँ आकर के सबसे ज्यादा पेंच फंस रही है, इसीलिए विरोध हो रहा है। स्वर्ण छात्रों का कहना है, जनरल छात्रों का कहना है कि अगर किसी ने गलत आरोप लगाए, देखिए यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ मनमुटाव, झड़प होते हैं, छोटे मोटे झड़प होते हैं। तो पेच यहाँ फंस रहा है कि अगर किसी ने गलत तरीके से आरोप लगा दिया, गलत आरोप लगा दिया कि मेरे साथ भेदभाव किया इसने, और इस केस में उसको यहां पर सजा के तौर पर संस्था से निकाला भी जा सकता है। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि पहले क्या था कि अगर किसी ने गलत आरोप लगाया तो कुछ जुर्माना उसको झेलना पड़ता था, लेकिन यहां पर अगर गलत आरोप कोई लगाता भी है तो उसको कोई जुर्माना या कोई सजा का प्रावधान नहीं रखा गया है। सजा का प्रावधान सिर्फ जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए रखा गया है। तो इसके ऊपर ही सारी बहस अभी जो है छिड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी सजा यहाँ पर संस्थान के लिए है। अगर संस्थान कार्रवाई नहीं करता है, अगर किसी छात्र ने ये आरोप लगाया, ये शिकायत दर्ज करी कि मेरे साथ भेदभाव हुआ, और संस्थान अगर आरोप नहीं लगाता है, नियमों का पालन नहीं करता है, जांच नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, कार्यवाही नहीं करता है, तो UGC क्या करेगा? उस संस्थान की फंडिंग को रोक देगा और उसकी मान्यता को भी निरस्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से अब पूरे संस्थान को इसमें ला करके खड़ा कर दिया गया है कि कार्यवाही तो करनी पड़ेगी।
मतलब अब पूरे संस्थान की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि आपको ऐसे जातिगत भेदभाव के केस में कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब देखिए जनरल कैटेगरी के छात्रों का इस पर विरोध क्यों है। उनका विरोध यह है कि ओबीसी कैटेगरी को भी शामिल क्यों किया गया। पहले से ही एससी एसटी कैटेगरी के बाद अब ओबीसी को भी इसी दायरे में ला के रख दिया गया है। तो इससे संभावना बनती है कि इस कानून का दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। झूठी शिकायतों पर सजा का अभाव, जैसा मैंने पहले बताया कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो पहले उस पर जुर्माना का प्रावधान था, लेकिन अब जो है अब कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं है। अगर आरोप झूठा साबित होता है तब भी उसके झूठा जो आरोप लगाता है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि अगर दो लोग एक कमरे में हैं, एक एससी है और एक सवर्ण वर्ग से आता है, अगर वो उसको इस तरीके से बेइज्जत या कोई जातिगत भेदभाव करता है तो वहां पर कोई सबूत भी नहीं होता है और अक्सर ऐसे मामलों में कोई सबूत सामने नहीं आता है कि किसी के साथ भेदभाव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो शायद इसलिए इसको इस तरीके से रखा गया है कि कोई जुर्माना ना लगाए। अब देखिए जनरल कैटेगरी के छात्रों ने कहा है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी ओबीसी को भी इसमें शामिल किया गया है। हुआ यह है कि रोहित वेमुला एक्ट में कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में रोहित वेमुला एक्ट को लागू करने की बात कर रही है और रोहित वेमुला एक्ट में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। ओबीसी को भी प्रोटेक्शन दिया गया है भेदभाव से बचाने के लिए। तो अब कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटका और तेलंगाना में ओबीसी को इस एक्ट में शामिल किया है, इसलिए अब जो है मोदी सरकार जो है वो हर जगह ओबीसी को इसलिए शामिल कर रही ताकि वो अपने ओबीसी वोटर्स को खुश कर सके। तो राजनीतिक कारण भी बताया जा रहा है इसका। अब देखिए इस एक्ट में एक लूप ये भी है कि भारत में जो जाति प्रथा है वो परत दर परत है। अगर एससी में है तो एससी में भी कई जातियां हैं, उसमें भी आपस में छोटी उससे बड़ी उन जातियों में भी कई सब जातियां हैं जो अपने आप को ऊंचा और नीचा मानती हैं। इसके बाद ओबीसी में भी यही है, एसटी में भी यही है, सवर्ण में भी यही है। तो इस केस में अगर क्या होगा कि अगर कोई एससी का करे या कोई ओबीसी जो है वो एससी के साथ जातिगत भेदभाव करता है तो इस केस के बारे में इस यूजीसी एक्ट 2026 में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो ये जो है एक इसका लूप होल है। आगे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझते हैं। जैसा हमने रोहित वेमुला पायल तड़वी का केस आपको बताया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने इस एक्ट को पारित किया है। और देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ताकि संस्थानों में भेदभाव को एक अपराध की तरह देखा जाए। अभी तक संस्थानों में भेदभाव को एक प्रशासनिक अनुशासनहीनता का मामला माना जाता था, लेकिन इस एक्ट के बाद इसको संवैधानिक और कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा संस्थानों की जवाबदेही भी तय होगी। जैसा कि रोहित वेमुला केस में देखा गया कि बीजेपी मंत्रियों के द्वारा दबाव बनाया गया प्रशासन पर, कॉलेज के प्रशासन पर कि फेलोशिप रोकी जाए और वीसी को भी इन्वॉल्व किया गया था। तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो कुलपति या प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर भी भेदभाव का शिकायत दर्ज होगा और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उनको भी सह अभियुक्त माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर जांच सही नहीं हुई तो संस्थानों की फंडिंग को भी रोका जाएगा और यहां तक कि संस्थानों की मान्यता को भी रद्द किया जा सकता है। तो यूजीसी के इस एक्ट की वजह से अब संस्था और एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी जो है वो तय होगी। जैसा कि हमने रोहित वेमुला केस में देखा था कि रोहित वेमुला की स्कॉलरशिप रोक दी गई थी बिना जांच पड़ताल के, बिना सही जांच के। तो इस एक्ट की वजह से छात्रवृत्ति को भी सुरक्षा मिलेगी। अब कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर आपका ध्यान ले जाएंगे जिससे पता चलेगा कि एससी एसटी छात्रों के ऊपर हाल के दिनों में शिक्षण संस्थानों में किस तरीके से भेदभाव की घटनाएं बढ़ी हैं। देखिए यूजीसी द वायर की ये रिपोर्ट है। यूजीसी का कहना है कि विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव में 118% की वृद्धि हुई है। यूजीसी द्वारा संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 वर्षों में 2019 से 2023 का ये आंकड़ा है और इसमें 118.4% की वृद्धि दी गई है, मिली है। 2019 से 20 में 173 मामले थे और 2023 से 24 में ये बढ़कर 378 मामले सामने आए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि छात्र अपनी जाति के कारण अत्यधिक मानसिक दबाव में रहते हैं और उन्हें फैकल्टी द्वारा भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है। यह है संसदीय समिति, यूजीसी की संसदीय समिति की रिपोर्ट है।
अगली रिपोर्ट आपको द हिंदू की दिखा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से उच्च संस्थान जैसे आईआईटी बॉम्बे में भी एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएं होती हैं। यहां आपको दिखाएंगे, सर्वे में पाएगा कि करीब 37% आरक्षित वर्ग के छात्रों से उनकी जेई की रैंक पूछी जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनकी रैंक के आधार पर उनकी जाति क्या है। कई छात्रों ने अप्रत्यक्ष भेदभाव की भी बात जो है उसको स्वीकार की है। ये आईआईटी बॉम्बे की एक सर्वे बता रहा हूं मैं। इसके बाद एक न्यूज क्लिक की रिपोर्ट है जो बताती है कि एम्स में भी फल फूल रहा है जातिवाद। इसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने एक रिपोर्ट का जिक्र किया है जो है थोरेट कमिटी रिपोर्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एम्स। एम्स में किस तरह से जाति के आधार पर भेदभाव फल फूल रहा है उसके बारे में ये रिपोर्ट बताती है। ये 77 पेज की रिपोर्ट है जिसको सबमिट किया था प्रोफेसर सुखदेव थ्रोट ने। ये इसके साथ डॉक्टर के एम श्याम प्रसाद और डॉक्टर आर के श्रीवास्तव भी इस कमेटी के मेंबर रहे हैं। चेयरमैन थे डॉक्टर सुखदेव थ्रोट। ये 77 पन्ने की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट्स में क्या पाया गया जब एम्स दिल्ली में सर्वे किया गया, तो ये आपको हम आगे बताते हैं। देखिए, डॉक्टर थोरेट द्वारा ये 2007 में जारी किया गया, जिसमें बताया कि 72% एससी एसटी छात्र मानते हैं कि उनको मेस में भी, जहां खाना खाया जाता है वहां पर भी भेदभाव, और ये एम्स दिल्ली की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि डॉक्टरों के साथ में मेस में भी भेदभाव होता है, वो डॉक्टर्स जो एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं। शिक्षकों के व्यवहार की बात इस रिपोर्ट में की गई। 69% एससी एसटी छात्रों ने कहा कि उन्हें शिक्षकों से पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता। शिक्षकों द्वारा उपेक्षा और संपर्क न करने की शिकायतें भी सामने आई। इसके साथ ही 72% एससी एसटी समुदाय के छात्रों ने महसूस किया कि क्लासरूम में भी उनके साथ भेदभाव होता है। प्रैक्टिकल और मौखिक परीक्षा वाइवा में कहा कि 84% एससी एसटी छात्रों ने बताया कि प्रैक्टिकल और वाइवा में उनका मूल्यांकन निष्पक्ष नहीं किया जाता, जिसमें 76% छात्रों ने कहा कि वाइवा के दौरान उनसे उनकी जाति पूछी जाती है। 88% एससी एसटी छात्रों ने कहा कि उम्मीद से ज्यादा उनको कम नंबर दिए जाते हैं क्योंकि वो दलित हैं। अब इतना ही नहीं, हॉस्टल में भी अलगाव की बात इस रिपोर्ट में कही गई। रिपोर्ट के अनुसार उत्पीड़न और अपमान की वजह से एससी एसटी छात्र हॉस्टल नंबर 4 और 5 के ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट होने को मजबूर हुए, जिससे हॉस्टल में एक तरह का जातिगत बंटवारा हो गया। 88% छात्रों ने हॉस्टल में सामाजिक अलगाव मतलब सोशल आइसोलेशन की बात कही। 84% छात्रों ने किसी न किसी रूप में हिंसा की सामना करने की बात कही। मतलब 88% छात्र मानते हैं कि उनकी जाति की वजह से। अब देखिए, किसी भी हॉस्टल में, किसी भी कॉलेज में ज्यादातर जो जातियां होती हैं, ज्यादातर बच्चे सवर्ण कास्ट के होते हैं। तो इनका कहना है कि जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनमें 88% का ये मानना है कि उनको आइसोलेट किया गया, मतलब कि उनको अन्य जाति के बच्चे किनारे कर दिए और जातियों के हिसाब से अलग ग्रुप बनता है। जो छोटी जाति है वो अपने साथ अलग रहते हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट मेस में एससी एसटी छात्रों के प्रवेश पर पाबंदी या भेदभाव देखा गया। ये डॉक्टर थ्रोट की एक रिपोर्ट है। इसके अलावा बास्केटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में एससी एसटी छात्रों के साथ भेदभाव का रिपोर्ट मिला। बास्केटबॉल में यह आंकड़ा 88% था। पल्स इवेंट, एम्स के बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम पल्स में इन छात्रों की भागीदारी बहुत कम थी। जो शामिल हुए उनमें से 80% केवल दर्शक या स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर के तौर पर थे। मुख्य कमेटी में उन्हें कभी जगह नहीं दी जाती है। भले ही रैगिंग को प्रतिबंध किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया कि एससी एसटी छात्रों के साथ होने वाली रैगिंग में उनको अब जातिगत अपमान जो है वो सहना पड़ता है। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थे, कुछ कहानियां थी जो आपको साझा किए। हमने जो 3 कहानियां बताएं वो नाम मात्र थी। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो आज सवाल ये नहीं है कि यूजीसी एक्ट में बदले इस नियम से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि जमीन पर क्या नजर आएगा, क्या वाकई इस कानून से जो संस्थानों में भेदभाव हैं वो कम होंगे या अभी भी छात्र जो है
जाति के हिसाब से अपने अपने संगठन, अपने अपने ग्रुप में रहेंगे। फिलहाल ये जो रिपोर्ट, जो मैं थायराइड कमेटी की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहा था, इसको बाद में खारिज कर दिया गया, लेकिन यहाँ सवाल खत्म नहीं होता है, सवाल तो वही बना हुआ है और हमें समय समय पर ये सवाल सामने आते रहते हैं जब कोई खबरें हमारे सामने आती हैं कि यहाँ पर किसी SC ST के साथ कोई भेदभाव हुआ है। फिलहाल सिर्फ भेदभाव का मामला जातिगत नहीं है, भेदभाव का मामला अमीरी गरीबी से भी है, भेदभाव का मामला लिंग के हिसाब से है, भेदभाव का मामला क्षेत्र के हिसाब से है। अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से भेदभाव किया जाता है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या चाहे बिहार या UP के लोग कहीं जाते हैं तो उनके साथ हो। भेदभाव हर जगह पर कायम है, हर तरीके से कायम है, तो नियम तो इस तरह के बनने चाहिए। सवाल ये भी है कि आने वाले समय में कोई और रोहित, कोई और पायल या कोई और दर्शन इस तरह की जातिगत भेदभाव के भेंट चढ़ जाएगा, या अब से जो है समाज बदलेगा और हम जो है इस भेदभाव से ऊपर उठकर आएंगे। याद रखिए, जब एक मेधावी छात्र अपनी डिग्री के बजाय मौत का रास्ता चुनता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, इस देश का भविष्य मरता है। हम चांद पर पहुंचने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे अपने ही बच्चे जमीन पर जाति की बेड़ियों में दम तोड़ रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो संकल्प लीजिए कि आपके पास बैठने वाले की पहचान उसकी रैंक या जाति नहीं, उसकी दोस्ती होगी। और अगर आप प्रशासन हैं तो याद रखिए, आपकी फाइलों में वो सिर्फ एक नंबर हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो पूरी दुनिया है। नियम बदल सकते हैं, एक्ट बदल सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये संस्थागत हत्याएं नहीं रुकेंगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस नफरत का हिस्सा बनेंगे या बदलाव की वो आवाज़ जिसे रोहित, पायल और दर्शन सुनाना चाहते हैं वो बनेंगे। जय भीम, जय भारत। इस वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं कुछ सवालों के साथ, और उम्मीद करता हूं उन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। और एक कविता के साथ इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूं मैं। वो घर से निकले थे आंखों में चमकते सितारे लेकर, किताबों के बोझ तले सुनहरे नजारे लेकर। किसी की माँ ने गहने बेचे, किसी के बाप ने पसीना बहाया, तब जाकर बेटे को मंजिल का वो कोना हाथ आया। मगर उन ऊंची इमारतों में हवाओं का रंग अलग था, वहाँ किताबों से ज्यादा पहचान का जंग अलग था। वहाँ मेरिट के तराजू पर रूह को तौला जाता है, तुम्हारी काबिलियत से पहले तुम्हारा नाम टटोला जाता है। रोहित सितारों को ढूंढता रहा मगर उसे मिट्टी में मिला दिया, पायल ने जीवन बचाना चाहा मगर उसे मौत से मिला दिया। वो दर्शन जो 7वीं मंजिल से गिरा वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो इस जहरीले समाज का सबसे ताजा और गहरा जख्म था। कब तक ये हॉस्टल के कमरे शमशान बनते रहेंगे, कब तक ये मेधावी बच्चे सिर्फ संख्या और नाम बनते रहेंगे। ये आत्महत्या नहीं साहब, ये खामोश कत्ल है जो हमारी खामोशी और नफरत की शक्ल है। उठो कि अब किसी और की आंख के तारे ना बुझे, किताबों के पन्ने अब खून की छींटों से ना भीगे। इंसान बनिए कि इंसानों को सांस लेने की जगह मिले, हर छात्र को कॉलेज में जाति नहीं इज्जत की पनाह मिले।